मैं सबसे पहला जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो मनीष तिवारी साहब को आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोग इनको कांग्रेस के तेज तर्रार मंत्री, एमपी, वकील के रूप में जानते हैं। एक परिचय मैं आपको और करा दूं। अभी पिछले 2-4 दिन से सारे देश में बात हो रही है राष्ट्रमंच की। शरद पवार के घर पे राष्ट्रमंच की मीटिंग हुई। ये राष्ट्रमंच की परिकल्पना, उसका जो बीजारोपण था वो मनीष तिवारी साहब ने किया था। और 2017 में इनकी जो परिकल्पना, अगर मैं गलत नहीं हूं आप मुझे ठीक करिएगा मनीष भाई साहब, ये था कि जो पॉलिटिशियंस के अलावा इस देश में लेखक, पत्रकार, कलाकार, जो इस तरह के लोग हैं जो क्रिएटिव, उनका भी एक योगदान होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म उनको भी मिलना चाहिए कि देश कैसे बने और कैसे चले। तो शायद उस परिकल्पना के साथ आपने इसकी स्थापना की थी और उस समय के बहुत से कलाकारों को, पत्रकारों को, लेखकों को इसमें आपने ज्वाइन कराया था। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मनीष भाई साहब। और आपसे ही हम ये शुरुआत करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अब विमर्श खत्म हो गया है, क्योंकि अब हम लोग फंसे रहते हैं, कभी ऑक्सीजन के चक्कर में, कभी फेविफ्लू की लाइन में, कभी आज की तारीख में तो बड़ा हो रहा है कि हमें मुफ्त वैक्सीन मिल रही है, तो उसके धन्यवाद में ये राष्ट्रमंच की भी बात थोड़ी सी कर लें, क्योंकि ये कलाकारों, पत्रकारों को कैसे हम मेन स्ट्रीम में लाएं। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपके सारे साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपने ये टॉकथॉन की एक परंपरा इस देश में दोबारा से जो संवाद और विचार विमर्श की परंपरा है उसको दोबारा से कायम करने की ये जो पहल की है। आज एक बहुत ही विचित्र दिन है। आज से 40 वर्ष पहले इस देश में आंतरिक आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था और वो भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण 18 महीने थे। और मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद इस बात को महसूस किया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जब जनवरी 1978 में 24 जनवरी, अगर मेरी याददाश्त ठीक काम कर रही है, उन्होंने लोगों को यवतमाल महाराष्ट्र में संबोधित किया, तो उन्होंने इस चीज के लिए माफी मांगी कि जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और जो भी एक्सेसेस किए गए थे, मैं उन सब एक्सेसेस के लिए जिम्मेवारी लेती। पर पिछले 7 वर्ष से इस मुल्क में एक बहुत अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न हुई। आज मैंने एक पत्रिका में लेख लिखा है जिसमें मैंने ये कहा है कि ये परिस्थिति वैसी ही है जैसे कि एक अनडिक्लेयर्ड आपातकाल इस मुल्क में हो। और विडंबना ये है कि जैसे जैसे प्रचार प्रसार के साधन बढ़े हैं, पहले सिर्फ अखबार छपा करते थे, उसके बाद चलचित्र आया, चलचित्र के बाद आपके सोशल मीडिया आया, उससे पहले रेडियो हुआ करता था। तो जैसे जैसे प्रचार प्रसार के साधन बढ़े हैं, वैसे वैसे हमारी जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। और हम अपनी बात तो सुनाना चाहते हैं, पर दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। और अगर दूसरे की बात हमारे अनुकूल नहीं है तो फिर हम फौजदारी के कानून का, बाकी ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उस आवाज को दबाया जाए, उस आवाज को कुचला जाए। और ये इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज की परिस्थिति में जबकि जो संवाद है वो टॉप डाउन नहीं रह गया कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं या आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं। ये जो सोशल मीडिया की क्रांति हुई है, शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो औद्योगिक क्रांति है, उसके बाद सबसे बड़ी क्रांति इस विश्व में हुई है। और इसने जो सत्ता है, पावर है, उसको डिफ्यूज कर दिया। आज जो 8 करोड़ लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं, उसमें से लगभग 6 करोड़ लोग जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं।
आज वो अपनी बात उसी तरह से आ, उसी उसी आ, उसी फोर्स के साथ सार्वजनिक तौर पर रख सकते हैं जिस तरह मैं और आप रखते हैं। और मुझे लगता है कि जो आने वाले समय की हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, एक मुल्क के नाते, एक समाज के नाते, कि हम ये सहनशीलता अपने आप में डेवलप करें कि हम दूसरे के विचार सुन पाए। दूसरे के विचार हमसे भिन्न हो सकते हैं, दूसरों के जो विचार हैं वो हमको पसंद नहीं आ सकते हैं। ऐसा भी होता है कि वो कभी कभी ऑफेंसिव होते हैं। पर एक सही लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपरा की कसौटी ये है कि सुनने की क्षमता हमें होनी चाहिए। और जो मुझे एक सबसे बड़ी चुनौती लगती है कि आज बोलने की सबको आजादी है, पर दूसरे की बात सुनने का ना समय है, और अगर पसंद नहीं आए तो चाहे वो सरकार हो चाहे व्यक्ति हो, उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। ये तो एक सामाजिक तौर पर रहा। जहां तक राष्ट्रीय चुनौतियों का सवाल है, देखिए ये कोविड-19 जरूर सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि ये कोविड-19 कहाँ से आया, क्या ये वायरस नेचुरली अकरिंग है, क्या ये वायरस मैन मेड है, ये इतनी तेजी से जो म्यूटेट कर रहा है, क्या वो म्यूटेशंस भी नेचुरल म्यूटेशंस है, इसके ऊपर कभी अभी तक कोई ठोस जांच नहीं हो पाई है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस वैश्विक महामारी की शुरुआत में जाएं तो 5-6 जनवरी 2020 की मैं बात करना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो पहली चेतावनियां आई, वो पहली चेतावनियां ये कहती थी कि आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और विडंबना ये थी कि दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच चीन ने जहां तक पर अपने शहरों को बंद कर दिया। अगर आप टिकटॉक इंडेक्स देखिए, जो ट्रैफिक इंडेक्स है कि किस शहर में क्या ट्रैफिक की डेंसिटी रहती है, तो आप पाएंगे कि उस दौरान चीन के सारे शहर और खासकर वुहान के आसपास जो 2-3 सूबे हैं, उसमें से तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया। पर उन्होंने जो एयर ट्रैवल है, जो वायु मार्ग की यात्रा है, उसको खुला रखा और वायरस को सोशलाइज कर दिया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इससे इसकी इसकी जगह है कि वो चीन को ये पूछती कि ये विडंबना क्या है, उन्होंने बिल्कुल चीन के कैट्स पॉ की तरह काम किया और पैंडेमिक को या चीन का जो उसमें रोल था, उसके ओरिजिन और उसके प्रोलिफरेशन में, उसको कम करने की कोशिश की। और आज तक कोई ठोस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है। और जब तक इस बात का पता नहीं लगेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि दुनिया को संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोगों के व्यवसाय तबाह हो गए हैं। जो इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स हैं, वो अभी तक हमको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, देखिए मेरा ये व्यक्तिगत राय है, क्योंकि सरकार की राय अलग हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की राय भी अलग हो सकती है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ऐसी वैक्सीन मेरिट का मीन्स के ऊपर दी जानी चाहिए। मेरिट का मीन्स का मतलब, मेरिट की सबको वैक्सीन चाहिए, पर जिसके पास क्षमता है पैसे देने की, उससे हम पैसे क्यों नहीं ले। और जिसके पास क्षमता नहीं है पैसे देने की, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर हो या गरीबी रेखा से नीचे लोग हों या समाज के और शोषित वंचित लोग हों, उनके लिए तो सब्सिडी देनी बनती है। पर मेरे और आपके लिए, अगर हम 500 रुपए का पिज्जा खा सकते हैं
तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि 150 रुपए की वैक्सीन क्यों नहीं लगा सकते जो हमारी जान की हिफाजत करेगी। तो ये मुझे सरकार की कभी ये नीति समझ ही नहीं आई। और अगर प्रधानमंत्री जी या एनडीए भाजपा सरकार पहले दिन ये कहती कि भाई हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी मेरिट का मींस पे आधारित होगी, मेरिट ये कि 134 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए, मींस ये कि जो इसका पैसा चुका सकता है, और कॉस्ट प्लस, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप कॉस्ट प्लस नहीं देंगे तो जो वैक्सीन बना रहा है वो इसके ऊपर फर्दर रिसर्च नहीं कर पाएगा। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर फ्री वैक्सीनेशन की और खासकर उनके लिए जो पैसे दे सकते हैं उसके पक्ष में नहीं। दूसरी बड़ी चुनौती जो हमारे मुल्क के सामने है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई है। अगर आप वर्ष 2020-21 और 21-22 का भारत सरकार का वित्तीय घाटा देखें तो वो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए। सरकार का की जो आमदन है वो लगभग 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। मेरे शायद पिछले वर्ष अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो शायद 14 लाख करोड़ ही थी। तो ये एक बहुत भारी चुनौती है देश के सामने, और यही हाल राज्य सरकारों का है। तो सबसे सबसे बड़ा सवाल जिसके ऊपर कोई अपने आप को केंद्रित नहीं कर रहा कि इस परिस्थिति में जब व्यवसाय बैठा हुआ है, जब ये मालूम नहीं है कि तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, पांचवी लहर आएगी, जब पूरी तरह से देश खुल नहीं रहा है, लोग डरे हुए हैं, वो अपना अपना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, डिमांड मार्केट में नहीं है, ऐसे समय में आप अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेंगे, ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। और मेरा ये मानना है इसके ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति जैसे 1990 में तैयार की गई थी जब भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी, ऐसी रणनीति तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इज इन डिनायल। सरकार ये कह रही है कि सब ठीक है, सब अच्छा है, पर सब ठीक नहीं है, सब अच्छा नहीं है। जिस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्जा लिया जा रहा है, ये कुछ संकेत अच्छे नहीं। और तीसरी बड़ी चुनौती, और मैं इससे खत्म करता हूं, तीसरी बड़ी चुनौती है चीन। देखिए 2012 के बाद जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरपर्सन बने, एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट हुआ है चीन में। और हम उस पैराडाइम शिफ्ट को समझ नहीं सके, क्योंकि 2012 दिसंबर में वो बनते हैं, 2013 में डेप्सैंग होता है, 2014 में चुमर होता है, 2017 में डोकलम होता है, और 2020 में उत्तरी आपके पूर्वी लद्दाख में चीनी फौज हमारे सरहद में घुस जाती है। तो एक बड़ा फंडामेंटल चेंज हुआ है चीन में, जिसको हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सामरिक का तौर पर देखें तो 1996 के बाद, ताइवान स्ट्रेट्स क्राइसिस के बाद, चीन ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है ऑन मॉडर्नाइजिंग इट्स डिफेंस फोर्सेस। और उनको इस बात का लाभ मिला कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो ऑलमोस्ट 20 साल 10% से बढ़ती रही, और उनके पास वो सरप्लसेस थे। और इस परिस्थिति में जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में नहीं है, जो स्ट्रेटेजिक असिमेट्री है वो चीन के पक्ष में है, हमको एक रणनीति फिर दलगत से राजनीति से ऊपर उठकर चीन के प्रति बनानी पड़ेगी। क्योंकि जिस लड़ाई में आज चीन लगा हुआ है अमेरिका के साथ फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, उस लड़ाई में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक लॉन्ग टर्म राय लेने की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि ये जो 2-3 चुनौतियां हैं
वो भारत के सामने है। बाकी जो रोज की सियासत है वो तो चलती रहती है। हाँ, मतलब मैं बस 2 मिनट आपसे एक दो चीजें, क्योंकि हाँ, ये सारी चीजें हमारे विमर्श में है। हाँ, हमने ये सारी चीजें अपने विमर्श में अलग अलग हिस्सों में की हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है, जब हम लोग बात कर रहे थे वैक्सीन, आप मेरिट कम उसकी मीन्स की बात कर रहे थे, मुझे लगता है सरकार थोड़ा क्रिएटिव हो जाती। सरकार सबको फ्री वैक्सीन देती, और जब भी इस देश में पैसे की जरूरत पड़ी, आपने पीएम केयर्स फंड मांगा, आपको पैसा भरपूर मिला। आपने राम मंदिर निर्माण के लिए 1100 करोड़ का बजट था, आपको 7,500 करोड़ मिला। इस देश में बाढ़ और उसमें भी जब पैसा मांगा जाता है, तो हम सारा कुछ, हम लोग सुबह से शाम तक उद्योगपतियों को कहते हैं कि बड़े गड़बड़ लोग हैं, लेकिन देश के ऊपर जब आफत आती है, लोग पैसा देते हैं। और मैं और आप भी, केवल मैं अपने लिए नहीं, अगर ऐसी कोई आपदा है तो मैं शायद 10-20 लोगों के लिए मैं भी उस फंड में दूंगा। तो सरकार अगर ये कहती है सबके लिए फ्री है, दिक्कत की बात है, 35-40 हजार करोड़ की बात है, आप लोग थोड़ा इसमें अगर मदद करिए, बाकी तो हम है ही। मुझे नहीं लगता इस देश में इस पैसे की जरूरत, मतलब इस पैसा उपलब्ध हो जाता है, तो सरकार को थोड़ा रीच आउट करना था, ऐसा मुझे लगता है। फिर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। मेरा जो मत है वो आपके विचारात्मक तौर पर दूसरा है। मेरा ये मानना है कि अब इस देश में ये समय आ गया है कि जिसके पास क्षमता है उसको उस क्षमता का प्रयोग करके अपना भार खुद उठाना चाहिए। देखिए, हम इस मुल्क में फ्री पावर, फ्री वाटर है, अपना ये जो फ्री बीज है, इस फ्री बीज से बाहर निकलने की जरूरत है अगर इस देश को तरक्की करनी है। क्योंकि जिसको जरूरत है उसको आप मदद कीजिए, और आप जितनी उसको मदद कर रहे हैं उससे ज्यादा मदद कीजिए। पर जो अपना भार खुद उठा सकता है, जैसे एलपीजी को लेकर आज सिलेंडर का रेट बहुत बढ़ गया है, पर मुझे याद है जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह पहल की थी, तो बहुत सारे लोगों ने, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने वॉलंटरली अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दी। तो अगर सरकार ये कहती कि साहब ऐसा है, ये वैक्सीन की कॉस्ट है 150 रुपए, हाँ, कॉस्ट प्लस मतलब 100 रुपया और 250 रुपए, और पूरे परिवार के लिए अगर 4-5 बच्चे हैं तो 1000 रुपए बनता है, या अगर डबल डोज भी लगा लो 2000 रुपये बनता है। लोग इसको इसको खुशी से मान लेते। ये हमने ये सारा जो कंफ्यूजन कर दिया कि पहले केंद्र सरकार प्रोक्योर करेगी, फिर राज्य सरकार प्रोक्योर करेगी, फिर वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर किसकी फोटो लगेगी, ये दिस इज ऑल अननेसेसरी। ये जो वन अपमैनशिप है, ऐसी वैश्विक महामारी के समय मेरा यह मानना है कि ऐसी वन अपमैनशिप नहीं होनी चाहिए। मैं एक और चीज, आज आपका आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, जहां आपने 1975 के आपातकाल और 2014 से जो अभी स्थितियां उसकी बात की, एक तरह से अघोषित। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर लूं। मेरे बड़े भाई और हम सब लोग, मेरे माँ बाप कांग्रेस में थे, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को स्पीयर हेड किया था। मेरे भाई एंटी कांग्रेस थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए, वो थे, और वो समाजवादी डॉक्टर लोहिया के चेले थे। और मुझे ठीक से याद है कि जब इमरजेंसी में लोग गए थे, तो एक दिन जेल गए थे, तो एक दिन भी परिवार को ही नहीं लगा था कि हमारे ऊपर भी कोई विपदा आ सकती है। आज अगर आप विपक्ष में हैं, तो आपका पूरा परिवार एक्सपोज है। मैं ये शो करता हूं, मुझे पिछले 2-2.5 साल से कितने मेरे दोस्तों के फोन आते हैं, भाई जरा संभल के, जरा संभल के। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मैं एक चीज और अपने दर्शकों को भी कर दूं, 68-69 में इस देश में 9 राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कभी मैंने ये नहीं देखा कि किसी के यहां छापा पड़ा, किसी के यहां हुआ। इस देश में 9, आज हम लोग कह रहे हैं ना कि बहुत सी कांग्रेस का सफाया हो गया, 68-69 में भी कांग्रेस, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 9 राज्यों में थी। ये एक जो चेंज हुआ है साहब, इस पे भी, क्योंकि ये अब आप मेरे विपक्षी नहीं है, अब आप मेरे दुश्मन हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इस देश की परंपरा नहीं थी। देखिए, एनडीए भाजपा की सरकार पहले भी रही है। 1996 में सरकार बनी, 13 दिन चली, उसके बाद दोबारा वाजपेयी साहब की सरकार बनी, 6 साल के लिए वो सरकार चली, एक बार गिरी, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट, फिर 6 साल तक ये सरकार चली। तो हाँ, ये आपके नोक झोंक, विचारात्मक मतभेद सब रहते थे, पर ऐसा नहीं था कि यू आर फॉर अस और अगेंस्ट अस। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इसको कहूंगा 2014 के बाद एक कल्चर इस देश में परपेचुएट किया गया
कि आप फैसला कर लो कि अगर आप हमारे साथ नहीं हो, आप हमारे खिलाफ हो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र, सही में घनिष्ठ मित्र, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र सरकार में वजीर था। तो जब मेरी किताब का विमोचन हुआ तो एक शिष्टाचार के नाते मैंने उसको फोन किया। मैं कहा भाई मेरी किताब का विमोचन है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, अगर आपके पास समय हो तो आ जाना। तो मेरे को उसने साफ तौर पे बोला कि भाई मैं आ तो जाऊंगा पर अगले दिन मंत्री नहीं रहूंगा। मैं कहा फिर मत आना। तो इसी जी तो जी ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो, इसीलिए मैं कहता हूं ये जो इंटॉलरेंस है कि भाई दूसरे की बात हम सुनेंगे ही नहीं, उसके ऊपर सेडेशन के चार्जेस लगाएंगे, उसको घसीटेंगे, ये जो एक कल्चर पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, और जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस पिंच करती है, क्योंकि मैं सूचना और प्रसारण मंत्री रहा हूं इस देश का, ये जो कई मीडिया हाउसेस ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सरकार के साथ खुद ही रीडिफाइन कर दिए कि भाई आप अगर हमारे साथ आ, आ, बिल्कुल बेदर्दी का से पेश आओगे तो हम ठीक रहेंगे। ये मीडिया के लिए सही नहीं, क्योंकि आप एक संदेश दे रहे हैं बाकी लोगों को भी कि हम क्या कहते हैं, सिर्फ जो पंजाबी कहते हैं जुत्ती दे जा रहे हैं। और ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये जब दूसरी लहर आई कोविड-19 की, तो आपने देखा कि किस तरह जुडिशरी ने अपने आप को दोबारा से रीअसर्ट करने की कोशिश की, खासकर हाई कोर्ट्स की तरफ से जिस किस्म के ऑर्डर्स आए। मेरे ख्याल समय आ गया है कि द मीडिया कलेक्टिवली आल्सो needs to redefine its engagement with the current dispensation, not because it benefits the opposition, but because this balance which has got skewed, this needs to be corrected, because this has set a very wrong precedent for the future also. yes. और चलते चलते मनीष भाई, अंतिम बात में एक बात और आपसे कह दूं, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि नेहरू और इंदिरा के ऊपर अगर तथ्यों के रूप में सबसे ज्यादा हमला किसी ने किया तो डॉक्टर लोहिया ने किया। उन्होंने भी डेटा किया कि भाई आपकी पॉलिसी गलत है ये। लेकिन जब जब लोहिया बीमार हुए और वेलिंगटन में एडमिट थे और ये हुआ कि अब कहाँ जाए, क्योंकि उनका तो घर में कोई तीमारदार नहीं था, तो उन्होंने कहा मुझे इंदू के घर में भेज दे। तो जिस रेफरेंस में ये कह रहा हूं कि वो सबसे हार्ड एंड क्रिटिक होने के बाद भी व्यक्तिगत रिश्तों में ये थे कि भाई मुझे वहां भेज दे, मेरी तीमारदारी वहां हो सकती है। आज की तारीख में आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको तो बचा के रखना होगा कि अपने घर वालों को कि भाई कहीं पता ना लग जाए। मैं लास्ट में, विभव जी आप हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। 2003 में मुझे डेंगू हो गया था और उस समय एक डेंगू का संक्रमण था दिल्ली में, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा था। तो किसी तरह स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मालूम चला, प्रधानमंत्री थे देश के, और उनका खुद फोन आया कि मेरे को मालूम चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, कौन से हॉस्पिटल में। तो वो एक जो शिष्टाचार था, और जबकि मैं कुछ भी नहीं था उस समय, ना सांसद था, ना कांग्रेस पार्टी में कोई पदाधिकारी था, उनके हमारे पिताजी से संबंध थे, एक रिश्ता था पोइट्स के नाते। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि जो एक शिष्टाचार था, जो एक परंपरा थी, जो संस्कार थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। नहीं, और क्योंकि मैं आप लोगों से, सतीश भाई और इन लोग से पूछ लूं, मैं एक चीज और जोड़ दूं। इस देश में जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई तब पता लगा कि उन्होंने कभी अटल जी को विदेश भेजा था उनके इलाज के लिए, नहीं तो उनके जीते जी तो इस देश को पता भी नहीं लगा। तो उस मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो परंपरा को भी कहीं ना कहीं रीस्टैब्लिश करना, और शायद राष्ट्रमंच का जब भी परिकल्पना की होगी तो शायद इन्हीं सब मूल्यों को लेकर की होगी। विभव जी या सतीश जी, आपको कुछ पूछना है तो जल्दी से करके, नहीं तो आप मनीष जी जाना चाहेंगे। मैं विभव जी साहब बॉस्टन से। हाँ, मैं मनीष जी प्रणाम। आपकी आवाज आ रही है? बोलिए हाँ, बोलिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो मनीष जी, बहुत मजा आया आपके विचार सुनकर। जहां तक मुझे याद है
कि शिष्टाचार तो हमारे नरेंद्र भाई ने भी निभाया था, आपको फोन किया था। ये बात अलग बात है कि सब्जेक्ट कुछ और था, यू नो। और वो घटना भी अगर आप कभी सुनाएं किसी उस पर तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा है कि उस शिष्टाचार के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस सरकार के बारे में। तो वो पिटारा बंद ही रहने दीजिए, किसी और समय इतिहास के लिए छोड़ देंगे। छोड़ देते हैं उसको, इतिहास के लिए छोड़ देते हैं। और सतीश भाई आपको भी प्रणाम हो। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को आज के कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके विचार सुन के बहुत मजा आया, और हम आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। हम वैभव जी से बहुत प्रेरित रहते हैं। मुझे याद है कि 2007 में हम सब लोग जापान इकट्ठे गए थे, सुधांशु त्रिवेदी, मैं, वानी, जो हम उस समय बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, वानी त्रिपाठी जी, और एक 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 कमराडरी थी, विचारात्मक फर्क थे, चलचित्र पे बहस होती थी, पर एक कैमराडरी थी। और मुझे सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये लगती है, ये जो ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप हुआ है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत जिस किस्म का मुल्क है, इट कैन ओनली बी रन फ्रॉम द सेंटर। और उसके लिए ये जो मल्टी पार्टीजनशिप है वो बहुत जरूरी है अगर हम इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। सतीश भाई आप अगर मनीष भाई जी, चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा। जो आपने टीके के ऊपर जो कहा कि जो लोग सक्षम हैं वो पैसे दें, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने भी ओईसीडी देश हैं, जितने भी समृद्ध देश हैं, वहां ये डिस्टिंक्शन किया ही नहीं गया। हमारा ख्याल है जब भी ऐसी महामारी हो, जिस तरह की जो इमरजेंसी आती है, तब इस तरह की बहसें हमारी पब्लिक पॉलिसी की जो बातचीत हो रही है उसको थोड़ा सा विकृत कर देती हैं। ऐसे माहौल में 150 रुपए के लिए चाहे 1 करोड़ दे सकते हैं या नहीं, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप उसको सामने लाओगे तो पब्लिक पॉलिसी की जो डिस्कशन है वो कुछ गड़बड़ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, आपने एक अच्छी बात कही कि आज कोई भी नागरिक, उसके पास इतनी आवाज है कि उस आवाज से किसी के साथ, किसी सरकार से बात कर सकता है अगर वो सक्षम है तो। कई लोगों के पास फॉलोअर्स हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख, 50 लाख फॉलोअर्स भी हैं, उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन जब 30 साल पहले जब ये परिकल्पना हुई इस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ डेमोक्रेसी बढ़ाने की, इसका मतलब यही था कि कैसे हम हर नागरिक को, हर व्यक्ति को सक्षम करें। हमने उस पर कोई योगदान नहीं दिया देश की तरह से। मेरी गुजारिश सबसे यह है कि हमारा योगदान कम से कम इसमें तो हो, अगर एक कोई टेक्नोलॉजी बनती है उससे हम कैसे इस तरह का फायदा उठाएं, कैसे ऐसे नियम बनाएं जो कि सौहार्द के साथ हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत करें। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमने टेक्नोलॉजी जरूर नहीं बनाई, लेकिन उसका जो सोशलाइजेशन है वो कैसे हो, उसमें हम बहस करें, और किस तरह से इसको अपने जनतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस पर बहस होनी चाहिए। 2 चीजें छोटी बात करनी चाहिए। आपने अच्छा उनका जिक्र किया। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जहां तक वैक्सीन पॉलिसी का सवाल है, आपने ओसीईडी कंट्रीज, मुल्कों का जिक्र किया। देखिए, एक तो उन मुल्कों की जनसंख्या कम है, दूसरे उनके जो सरप्लसेस हैं, उनका जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो हम लोगों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड। हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों को ऐसी नीति बनाने की जरूरत है जिससे कि जिसको जरूरत है उसको मदद पहुंचनी चाहिए, और जो अपना भार खुद उठा सकता है उसको आगे आके अपना भार उठाना चाहिए। सिर्फ इतना ही इसमें फर्क है। और जहाँ तक आपने टेक्नोलॉजी की बात, देखिए, इस देश में जो फ्री स्पीच के एडवोकेट, इस देश में नहीं, इस विश्व में जो फ्री स्पीच के एडवोकेट्स हैं वो उसके सबसे बड़े दुश्मन। मैं आपको बताऊं क्यों। कि ये खासकर सोशल मीडिया स्पेस में जब तक अग्रीड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं बनेंगे ग्लोबली, तब तक जिस तरह से हमने वी सॉ द राइज ऑफ द इंटरनेट इन आवर लाइफ टाइम, वी मे सी द डिमाइज ऑफ द इंटरनेट। उसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, जिसने फायरवॉल करके पूरे इंटरनेट को इंट्रानेट बना दिया है। और अगर ये परिस्थिति इसी तरह से चलती रही, अग्रीड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं आए, तो आप देखिएगा कि शिया नेट, सुन्नी नेट, कन्फ्यूशियन नेट, based upon hegemonic Anglo-Saxon net, you will find various
such nets coming up which will not talk to one another. और इसलिए मैं जितने और खासकर इसमें सबसे बड़ा रोड़ा ये जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इन्होंने अटकाया हुआ है। ये अग्रीड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं बनते देते और उसके कारण आप देखिए जैसे EU में वो GDPR के रूल्स आ गए हैं। अब डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे दे सर्कमस्क्राइब फ्री स्पीच। हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, मैं तो उस कमेटी पे हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, बट इट विल बी मे बी अ टफर रिजीम देन इवन द GDPR रूल्स। इस सब की जरूरत ना पड़ती अगर ये जो कॉन्वर्सेशंस चल रही थी संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अंतर्गत और बाकी जो मल्टीलैटरल कॉन्वर्सेशन चल रही थी, अगर वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते सबका जरूरत ही नहीं पड़ती। so ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, पर आपने इसको छेड़ लिया तो एक दिन चाय के ऊपर इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष भाई, अच्छा होता कि आप हिंदू नेट और जोड़ देते उसमें जो ऑलरेडी बन चुका है। चलिए, देखिए ऐसा है कि मैं हर चीज का राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने जान के इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। लेकिन वो दवा संदीप भाई आपको कुछ पूछना नहीं तो मनीष भाई साहब जाना चाहेंगे, उनका कहीं और एंगेजमेंट है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आने के लिए जी। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं प्रार्थना करूंगा कि ये टॉक्सऑन आपका कामयाब हो और इससे ये संवाद की जो परंपरा है इस देश में और बढ़े और फूले फले और काबिज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।